वो चलो, प्रीवियस सेशन में लोग कवर करते हैं ग्रुप सेशन के बारे में। और हम लोग का जो क्लास जो एंड हुआ था वो इस डिस्कशन पे एंड हुआ था कि पोलोनियम प्लस 6 स्टेट क्यों नहीं शो करता है। पोलोनियम, वाई पोलोनियम डू नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको समझा रहा था एक टर्म है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि पीओ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, पोलोनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनन 4f14 5d10 6s2 6p4। ठीक है, यहाँ पे जो 4f14 जो होता है इसका पुअर शील्डिंग होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग होता है। अब पुअर शील्डिंग होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट होता है आपके 6s पे होता है। पुअर शील्डिंग होने का कारण 6s का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीज हो जाता है। इसका रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। इसका आउटकम क्या होता है कि 6s इलेक्ट्रॉन become reluctant to participate in chemical bonding, in chemical bonding। तो एज आउटकम क्या होगा? तो एज आउटकम जो होगा कि 6p बस p का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, s का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपको पोलोनियम का मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? तो पोलोनियम से मैक्सिमम आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। इसलिए पोलोनियम +4 स्टेट को अक्वायर कर सकता है, +6 को अक्वायर नहीं कर सकता है। +6 को अक्वायर करने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो 6 इसका इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, वो लूज नहीं होगा। इसका रीजन होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है मैं बता दिया हूँ। इसका रीजन क्योंकि 4f का पोर्शनिंग होने के कारण आउटर मोस्ट एस के अट्रैक्शन बढ़ जाता है। आउटर मोस्ट एस पे अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो मूव करते हैं हम लोग टेबल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टेबल आपके पास है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 16 के जो भी हाइड्राइड्स है ना, जैसे H2O, H2S, H2TE, H2SE, इन सब का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ध्यान सुनना। पहला मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान ना। जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ये दोनों होता है कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शन होता है। और जब पे इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो मास के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, मास मतलब वैन डर फोर्स। तो इंट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसका टाइप होता है वैन डर वाल। नॉर्मल टाइप होता है वैन डर वाल होता है। अगर ये वैन डर वाल फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो वैन डर वाल जो फोर्स होता है वो बेसिकली मास के प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब ध्यान ना, जनरली क्या होता है, एक और इंट्रैक्शन फोर्स टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो वैन डर वाल से स्ट्रॉन्गर होता है। तो वैन डर वाल से क्या होता है, जो नॉर्मली वैन डर वाल से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका जो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग हम कंपेयर करते हैं तो H2S, H2SE, H2T, इन तीनों में गौर करना। आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देखो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मास बड़ा हो रहा है। H2S, H2SE, H2T में क्या हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है, नीचे बढ़ेगा क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है। बट जो वाटर है ना, वाटर गौर करना, वाटर का जो वैल्यू है वो सबसे आगे चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में भी हाईएस्ट है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है। तो पॉइंट है कि वाटर सबसे आगे क्यों भेज रहे हैं हम लोग? तो पॉइंट है कि वाटर में
हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स होता है। तो वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अपने अपने हाइड्राइड्स की टेबल में सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होने का रीजन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ध्यान देना आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये होता है। ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अगला प्रॉपर्टी जो हमको स्टडी करना है वो है बॉन्ड डिस्टेंस। ये है बॉन्ड डिस्टेंस, ध्यान देना। जैसे आप नीचे मूव करते हो ना डाउन द ग्रुप में, तो आपका रेडियस बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डाउन डाउन द ग्रुप में देखना बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंगल। तो गौर करना कि जो आपका एलिमेंट है उससे अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को अटैच कर दिया हम, तो कहीं ना कहीं याद है ना, ये जो जो सेंट्रल एटम होता है ई, अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल एटम ई अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्लाउड को अपने यहाँ जो क्लाउड है इस क्लाउड को अपने पास पुल करेगा। ठीक है, तो अगर ई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्लाउड ई के पास चला जाएगा, और क्लाउड ई के पास चला जाएगा। तो मैं इसमें देखो दो दो सिचुएशन ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें समझा रहा हूं, दो सिचुएशन है। मान लेते हैं कि आपका एक सेकेंड, आपके ई से एच लिंक हो रहा है। तो इसमें दो केस क्या रहता हूँ कि अगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा ई का, अगर ई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ई मतलब सेंट्रल एटम, ई क्या है इसका सेंट्रल एटम है। तो अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो होता क्या है, जो क्लाउड जो शेड जो क्लाउड है, ई और एच का जो क्लाउड है वो ई के पास शिफ्ट करेगा। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ई के पास चला जाएगा। ई के पास चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ चार्ज नेगेटिव, वहाँ चार्ज नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव पास आएगा तो क्या होगा कि जो एंगल है इंक्रीज करेगा, तो थीटा जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, रिपल्सन से क्या हो, दूर दूर जहाँ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर डिक्रीज करेगा, तो होगा क्या, जब का जो क्लाउड है, जब वो क्लाउड है तो टुवर्ड्स क्या होगा, एच की तरफ होगा। तो क्लाउड में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या है, अब रिपल्सन फोर्स घटेगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इसका थीटा क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो जो थीटा है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो थीटा घटेगा। आपको पता है कि डाउन द रूप में क्या होता है, डाउन द रूप में सल्फर से लेके मतलब जो ऑक्सीजन से मूव करते हैं टी तक, तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। अगर डिक्रीज करे तो क्या होगा, थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल सा फंडा है। देखना पे देखो थीटा देखो घट रहा है, थीटा डिक्रीज करता है। डाउन रूप में मूव करते हो आप, तो चलो तो क्या होगा, थीटा आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगला जो टेबल दिया हुआ चलो, तो अगला रो दिया हुआ है डेल्टा एच फॉर्मेशन का। तो ध्यान देना, जितना देखो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड्स बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, वो कहीं ना कहीं साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना छोटा आइटम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जितना छोटा आइटम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, जितना बड़ा आइटम क्या बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही उसके फॉर्मेशन में एनर्जी का रिलीज ज्यादा होगा। एनर्जी का रिलीज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उतना ही उसके फॉर्मेशन में एनर्जी का रिलीज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो गौर करना, नीचे जैसे मूव कर रहे हैं देखो बॉन्ड, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज कम हो रहा है, और ऐसा कम हो रहा है कि H2Ac और H2P में एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब हमको इसको बनाने में एनर्जी देना पड़ेगा। यानी ये स्टेबल बॉन्ड नहीं है। यानी एनर्जी पॉजिटिव का मतलब कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, एनर्जी हमको देना पड़ रहा है। यानी ये सब के बनाने में हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो कहीं नहीं देख रहे हो
कि जैसे जैसे हम साइज बड़ा कर रहे हैं बॉन्ड से घटते जा रहा है, बॉन्ड से घटते जा रहा है, तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। इसे देखना, बॉन्ड ब्रेक करना आसान, तो गौर करोगे कि जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है, नीचे की तरफ क्या हो, घटेगा। देखो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या नीचे की तरफ घट रहा है कि बॉन्ड कमजोर हो गया, प्लस बॉन्ड टूटना आसान हो गया तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो रहा है तो बॉन्ड तोड़ने का जो कांस्टेंट होता है वो क्या होगा, नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है।